हेलो स्टूडेंट्स, तो इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे मैथमेटिक्स फोर्थ के जो डिस्ट्रीब्यूशन के लेक्चर चल रहे थे उसी के कंटिन्यूएशन में। इसके प्रीवियस दो लेक्चर में मैंने आपको यूनिट फोर्थ के बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात किया था। आज हम लोग बात करेंगे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। कुछ दिन गैप के बाद लेक्चर आ रहा है, तो अब आपको भी पता होगा कॉलेज खुलने वाला। अब आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी भी करिए, क्योंकि आपको पता है एज पर एफएक्यू अनाउंसमेंट पहले हो चुका है कि आपको जुलाई में कुछ दिन रिवीजन क्लास होगी, उसके बाद अगस्त में आपके एग्जाम्स होंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करते रहिए। बीच बीच में आपको वीडियो इसी तरीके से मिलते रहेंगे, आपके सिलेबस लगभग पूरे कंप्लीट। ठीक है, तो आज हम लोग बात करते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, जैसे कि बाइनोमियल होता है, उसी का एक तरह से पार्ट होता है। आप ऐसे बोल सकते हैं, पार्ट का मतलब ये बोल सकते हैं कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज द लिमिटिंग केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी आपका यूज किया जाता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए, और लिमिटिंग केस है, यानी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में लिमिट तक पहुंच जाए, जब उसको सॉल्व करेंगे तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है। और लिमिट की बात करें तो अगर आपको याद होगा तो हम लोग बात करते थे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, आपको याद होगा कि हम लोग लिखते थे पी एक्स आर इक्वल टू एनसीआर पी टू द पावर आर और क्यू टू द पावर एन माइनस आर लिखा करते थे। पी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, Q इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अनसक्सेस, और R क्या होता था, R की वैल्यू 0 1 2 3 अप टू n तक दिया जाता था। n क्या था, n मतलब नंबर ऑफ इवेंट्स, जितना भी पॉसिबल नंबर ऑफ इवेंट्स थे उनमें से R टोटल हमारे सक्सेस हुए, n टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। अब मान लीजिए वो ट्रायल्स लिमिटिंग केस पे पहुंच जाए, मींस n टेंड्स टू इंफिनिटी हो जाए। फॉर लिमिटिंग केस का मतलब अगर n टेंड्स टू इंफिनिटी रख दें तो वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कन्वर्ट होके नए फॉर्मेट में आ जाता है, दैट इज कॉल्ड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। यानी मैंने स्टार्ट ही इसी तरीके से किया है कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज अ लिमिटिंग केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ध्यान रखिएगा, लिमिटिंग केस का मतलब कि n टेंड्स टू इंफिनिटी इसमें रख दीजिए बाइनोमियल केस में, तो ये बन जाएगा आपका px इक्वल्स टू r e टू द पावर माइनस लैम्डा लैम्डा टू द पावर r अपॉन फैक्टोरियल r, वेयर r इक्वल्स टू 0 1 2 3 अप टू n सो ऑन, n तक रहेगा जो वैल्यू दी गई है। r क्या है, नंबर ऑफ सक्सेस, n ट्रायल में से जितने आपके सक्सेस मिले। लैम्डा क्या, एक पैरामीटर है, उसी को बाद में हम मीन कहते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की। और ये जो इक्वेशन 1 है, दिस इज कॉल्ड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। यानी अब आप याद रखिएगा, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से फाइंड आउट किया जाता है। बहुत पहले कहे कि 2014-15 के आसपास ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते थे कि शो दैट पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज द लिमिटिंग केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप बुक को फॉलो करिएगा, उसमें बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप लिमिट लगाते हुए n टेंड्स टू इंफिनिटी इसमें रखते हुए आगे सॉल्व किया गया, यही फॉर्मूला आया हुआ। अब यहाँ पे जो लैम्डा होता है एक पैरामीटर होता है, जो बाइनोमियल था उसमें पैरामीटर क्या था हमारा, p और q, क्योंकि वहां पे दो पैरामीटर थे, p प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, q प्रोबेबिलिटी ऑफ अनसक्सेस, और दोनों का टोटल सम 1 के बराबर हुआ करता था। बट यहाँ पर हमारा पैरामीटर लैम्डा है। याद होगा उस केस में, बाइनोमियल के केस में मीन क्या होती थी, np, और वेरिएंस क्या होता था, npq। यहाँ पर क्या होता है, ये जो लैम्डा पैरामीटर होता है ना, यही आपका मीन भी होता है और यही आपका वेरिएंस भी होता है। गेट में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि व्हाट इज द मीन एंड वेरिएंस ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, तो मीन भी लैम्डा होता है और वेरिएंस भी लैम्डा होता है। यानी ये पूछा जा सकता है कई बार कि इन विच डिस्ट्रीब्यूशन मीन एंड वेरिएंस बोथ आर सेम इन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, बिकॉज लैम्डा मीन होता है और लैम्डा ही वेरिएंस होता है। और इसको एनपी क्यों लिखा, एनपी इसलिए लिखा क्योंकि वो जो बाइनोमियल है उसकी मीन क्या होती, एनपी होती, तो मीन के बराबर होगा। और लैम्डा वेरिएंस होता है तो ये हो जाएगा एनपीक्यू। यानी इस केस में आप कह सकते हैं कि लैम्डा इक्वल्स टू एनपी इक्वल्स टू एनपीक्यू। इन केस ऑफ पॉइजन आप बोल सकते हैं। ध्यान रखिएगा, पॉइजन का मीन और वेरिएंस दोनों इक्वल होता है, दैट इज कॉल्ड लैम्डा। मीन एंड वेरिएंस बोथ आर इक्वल इन केस ऑफ पॉइजन। ओके, और ये आपका पैरामीटर था। फॉर्मूला ये होगा, जैसे r की वैल्यू 0 रखिए, 1 रखिए, 2 रखिए, अपने आप कैलकुलेशन इस फॉर्मूले से आता रहेगा। एक्सपोनेंशियल टू द पावर माइनस लैम्डा, कैलकुलेटर में एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, अपने आप कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए कुछ एक रिकरेंस रिलेशन देखते हैं। कई बार पूछ देता है 1-2 नंबर में कि व्हाट इज द रिकरेंस रिलेशन फॉर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। रिकरेंस रिलेशन का मतलब होता है ऐसा रिलेशन जो कि r के जनरल वैल्यू को निकाल सके, मतलब r इक्वल्स टू 0 1 2 3 सबके लिए ट्रू हो, तो p r प्लस 1 इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन r प्लस 1 प्रोबेबिलिटी r। p r यहाँ पे प्रोबेबिलिटी r प्लस 1, यानी आपको p0 की प्रोबेबिलिटी दी तो p1 कैलकुलेट करना, अगर p1 दिया है तो p2 कैलकुलेट करना, p2 दिया है तो p3 कैलकुलेट करना। जिस फॉर्मूले का यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड रिकरेंस। रिकरिंग मतलब एक लगातार आता रहेगा। p0 के हेल्प से p1, p1 के हेल्प से p2, p2 के हेल्प से p3 निकालना, दैट इज कॉल्ड रिकरेंस रिलेशन। देखिए r की वैल्यू अगर आप 0 रखेंगे, यहाँ पे क्या मिलेगा, p1 मिलेगा। r की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 मिलेगी। तो इस तरीके से रिकरेंस रिलेशन होता है, कहीं यूज होगा, हम लोग कर लेंगे। इसके कभी कभी बहुत सिंपल से न्यूमेरिकल भी आते हैं।
मतलब कौन सी एरिया में पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जनरली यूज होता है, मैंने लिख दिया बहुत सारे एरिया में यूज होता है, जितना मैंने यहाँ पे मेंशन किया सिर्फ इतने में ही नहीं, और भी एरियाज है, लेकिन जनरल जिससे क्वेश्चन आते हैं मैंने लिखा है। अराइवल पैटर्न ऑफ व्हीकल्स एट अ सर्विस स्टेशन, मतलब सर्विस स्टेशन पे जो कार से गाड़ियाँ जाती हैं सर्विस होने के लिए, ठीक होने के लिए, उनका जो पैटर्न होता है उस पर बात करना है। हॉस्पिटल में पेशेंट का अराइवल, डिपार्चर और उनका सर्विस पैटर्न जो होता है उस पर टेलीफोन कॉल्स अगर किसी कस्टमर के यूनिट में आती हैं, उन सबका जो कैलकुलेशन होता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। डिमांड ऑफ पैटर्न, डिमांड पैटर्न मतलब किसी भी प्रोडक्ट का कितना डिमांड है मार्केट में, क्या उसके हिसाब से सप्लाई है नहीं है, प्रोडक्शन है नहीं है, उनसे रिलेटेड। नंबर ऑफ प्रिंटिंग मिस्टेक, अगर कोई बुक छपती है उसमें कितने पेजेस प्रिंट में मिस्टेक है, या कोई प्रोडक्ट बनता है उसमें कितने मिस्टेक्स हैं या कितने डिफेक्टिव हैं। इमिशन ऑफ रेडियो एक्टिव पार्टिकल के जो पार्टिकल रेडियो एक्टिव जो डीके होता है उसमें जो पार्टिकल्स निकलते हैं अल्फा बीटा गामा, उनके इमिशन के बारे में बात करना है। इफ एन इज द ग्रुप, ये एप्लीकेशन नहीं अलग से मैंने रिमार्क पार्ट में बताया हुआ है, ध्यान रखिएगा। इफ एन इज अ ग्रुप देन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पी एक्स इक्वल टू आर इक्वल टू जो लिखा था एन इंटू ई टू द पावर माइनस लेमडा लेमडा टू द पावर आर अपॉन फैक्टोरियल आर। ध्यान रखिएगा द वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल 0 इज 1 एंड 1 का फैक्टोरियल इज आल्सो इक्वल टू 1। ये जरूरत पड़ने पे आप यूज कर सकते हैं। अगर किसी ग्रुप की बात की जाए, किसी एक लार्ज अमाउंट या ये डेटा की बात की जाए, एक सेट की बात की जाए, तो उस केस में पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जो फॉर्मूला होता है उसमें n मल्टीप्लाई हो जाता है, जैसे कि बाइनोमियल बता इस फॉर्मूले के साथ n मल्टीप्लाई, जैसे फैमिली वाला जो क्वेश्चन दिया गया था उसमें आपने n मल्टीप्लाई किया। तो दीज आर द बेसिक थिंग्स अबाउट पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ विल टॉक अबाउट सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत सिंपल मैंने क्वेश्चन दिया जो अक्सर एग्जाम में पूछे गए। ओके, पहला दूसरा बिल्कुल सिमिलर है तो मैं दूसरा बताऊंगा। इसमें मैंने वैल्यू भी दे दिया, आप चाहे तो कैलकुलेटर से चेक कर लीजिएगा, जो वैल्यू था हमारे पास मैंने दे दिया आपको। दूसरा तीसरा क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, पहला आपके होमवर्क के लिए प्रैक्टिस करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया फिट अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन टू द फॉलोइंग डेटा। डेथ 0 1 2 3 4, मान लो किसी कंपनी में शिफ्ट में काम हो रहा है, कुछ एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, उससे किसी कारणवश डेथ हो गई, आप ऐसा समझ लो एक्सीडेंट की वजह से, तो ऐसा 0 डेथ 122 टाइम ऐसा हुआ, 1 डेथ 60 बार हुआ, 2 डेथ 15 टाइम हुआ, ये डेटा दिया हुआ। कैलकुलेट द थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी वाला। सेकंड क्वेश्चन भी सिमिलर है कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन बताइए और थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी सेट करिए इस डेटा के लिए। सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल सिमिलर है, हम लोग सेकंड के बारे में बात करेंगे। ये दोनों क्वेश्चन पूछे, बहुत छोटा क्वेश्चन होता है, ये अकेला बिल्कुल नहीं आएगा, जब भी आएगा बाइनोमियल के साथ आएगा, ध्यान रखिएगा, या कुछ इसके साथ और क्वेश्चन देगा क्योंकि बहुत छोटे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है वायरलेस सेट्स आर मैन्युफैक्चर्ड विद 25 शोल्डर्स जॉइंट्स ईच, ऑन द एवरेज वन जॉइंट देयर आर 500 इज डिफेक्टिव। मतलब कोई सर्किट डायग्राम जोड़ा जा रहा है, ये मतलब कोई सर्किट कंप्लीट की जा रही शोल्डर्स के थ्रू, जॉइंट्स के थ्रू, तार को बहुत सारे वायर्स को जोड़ा जा रहा है, ऐसा समझ लीजिए। ठीक, अब कह रहे हैं लगभग एक जॉइंट तैयार करने में 500 डिफेक्ट उसमें आ जाते हैं, और कितने शोल्डर्स हमारे पास है 25 शोल्डर्स है। तो अगर एक 10,000 का लार्ज कंसाइनमेंट होगा तो आपको ये बताना कि 10,000 में से कितनी प्रोबेबिलिटी है, हाउ मेनी सेट्स कैन बी एक्सपेक्टेड टू फ्री फ्रॉम डिफेक्टिव जॉइंट्स इन कंसाइनमेंट ऑफ 10,000 सेट्स। 10,000 सेट्स के जॉइंट्स हमें जॉइंट लगाने, सोल्डरिंग करनी है, तो इसमें से कितने ऐसे होंगे जिनमें कोई भी डिफेक्ट नहीं आएगा, जबकि डिफेक्ट के चांसेस क्या दिया कि एक जॉइंट में लगभग 500 डिफेक्ट होने के चांसेस हैं। तो 10,000 जॉइंट्स में सेट्स में कितने डिफेक्ट होंगे वो कैलकुलेट करना है, हमें बताना, लेकिन वो है कि जो डिफेक्ट से फ्री हो। तो कितने फ्री होंगे आगे हम लोग देखते हैं। तो स्टूडेंट पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन देखते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 में एक्सीडेंट दिया, फ्रीक्वेंसी दिया, आप इस तरीके से टेबल बनाएंगे, ध्यान रखिएगा, एक्सीडेंट xi, फ्रीक्वेंसी fi। अब आगे हमने xi fi क्यों मैंने बनाया, मैं आपको क्लियर कर दूं कि आप पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन को ध्यान से देखेंगे तो दिस इज द डेफिनेशन e टू द पावर माइनस लैम्डा लैम्डा टू द पावर r अपॉन फैक्टोरियल r। आपको पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करने के लिए लैम्डा चाहिए ही चाहिए, बिना लैम्डा आप r की वैल्यू रख के क्या करेंगे, मींस यू नीड टू कैलकुलेट फर्स्ट लैम्डा। और लैम्डा क्या होता है, मीन होता है, बता दिया गया है, लैम्डा इज द मीन। लैम्डा मीन भी होता है, वेरिएंस भी होता है। तो पहले आप लैम्डा निकालेंगे, तो लैम्डा जब दिया नहीं है तो लैम्डा निकालने के लिए डेटा यूज करेंगे, आप एनपी बाद में चाहे तो यूज कर लें, बट इससे काम हमारा होने वाला नहीं क्योंकि पी के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं इस क्वेश्चन में। ठीक है, इसलिए इससे लैम्डा नहीं निकलेगा। तो अब आप क्या करेंगे, लैम्डा मीन होता है यानी एवरेज वैल्यू होता है, एवरेज वैल्यू निकालने तो आपको आता होगा कि एक xi हो गया, दूसरा फ्रीक्वेंसी हो गया, और दोनों का मल्टीप्लाई कर दे, दोनों का सम निकाल दे, टोटल समेशन fi xi 161 आ गया। ऐड करके देख लेना, टोटल फ्रीक्वेंसी को कैपिटल N बोलते हैं, दैट इज समेशन fi विच इज इक्वल टू 320 ऐसा आ रहा है। टोटल नंबर ऑफ जो एक्सीडेंट्स हुए वो 320 हुए। तो
तो मीन नंबर ऑफ एक्सीडेंट यानी एवरेज एक्सीडेंट कितना हुआ, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन एफ आई, इसकी वैल्यू 161 डिवाइडेड बाई आपका 320, सॉल्व करके देखेंगे तो 0.5031 के आसपास आएगा। ये एवरेज वैल्यू होगी, यही एवरेज वैल्यू मीन वैल्यू दैट इज कॉल्ड लैम्डा। क्योंकि डायरेक्ट लैम्डा नहीं दिया होता है, ना एन और पी भी नहीं दिया है, तो आप लैम्डा ऐसे ही निकालेंगे डेटा का जैसे आप निकालते आ रहे हैं स्टैटिस्टिक्स में पहले से, ठीक है। तो एवरेज वैल्यू यानी लैम्डा आ गया। अब रिक्वायर्ड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, e टू द पावर माइनस लैम्डा लैम्डा टू द पावर r अपॉन फैक्टोरियल r, क्योंकि ये फार्मूला होता है n क्यू मल्टीप्लाई किया, क्योंकि बेटा ये ग्रुप है, ये इतने सारे डेटा के ग्रुप मिल गया ना कि टोटल 3 कैपिटल N की वैल्यू 320 आ गई टोटल एक्सीडेंट, तो n इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि मैंने रिमार्क में बताया होगा कि जब ग्रुप की बात करेंगे, एक लार्ज कंसाइनमेंट की बात करेंगे, तो वहां पे कैपिटल N मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ लैम्डा की वैल्यू मालूम है, जहाँ जहाँ लैम्डा की जरूरत हो रख दीजिए। अब r की वैल्यू 0 1 2 3 रखते चले जाएंगे, ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन आपको मिलता चला जाएगा। अब आपको क्वेश्चन में ये बोला था कैलकुलेट मीन नंबर ऑफ एक्सीडेंट, मीन नंबर आपने बता दिया 0.5031 एंड कैलकुलेट थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी फिट अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो यही आपका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से वैल्यू मिलेगी, वैसे डिस्ट्रीब्यूशन ये है। आंसर के लिए ये लिखेंगे जनरल, अब आर की वैल्यू उसमें रखते जाएंगे तो ये मिलता चला जाएगा। अब टेबल बनाना होता है थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी के हिसाब से। आर की वैल्यू डेटा में दिया है कितने एक्सीडेंट 0 1 2 3 4, तो 0 1 2 3 4। अब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या बनेगा, यही बार आर की वैल्यू एक बार 0 रखेंगे, एक बार 1, एक बार 2, एक बार 3, एक बार 4, ये सारी वैल्यू आपको मिल जाएंगी। उसके बाद थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी क्या होती है ध्यान रखिए, जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसी को अप्रॉक्स करके लिख देना, इज कॉल्ड थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी। जैसे 193.48 है, 5 से नीचे इसलिए इसको 193 ही लिख दिया, राउंड ऑफ करके जैसे नंबर्स को लिखते हैं आपको मालूम होगा। 97.34 ये भी 0.5 से कम है इसलिए इसको 97 ही लिखेंगे। 24.48 ये भी पॉइंट के बाद अगर देखें तो 5 से छोटा है, इस वजह से इसको 24 लिखा। 4.1 है, पॉइंट के बाद 5 से छोटा है इसलिए 4 लिखा, और 0.5 हो गया यानी अप्रॉक्स 1 लिख दिया। इन टोटल को सम करेंगे तो जो आपका एक्चुअल टोटल फ्रीक्वेंसी होती है उसी के आसपास आता है। ये जो लास्ट वाला कॉलम होता है ना दैट इज कॉल्ड थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो पहला वाला क्वेश्चन दिया उसमें भी यही काम करना है आपको, थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी बिल्कुल ऐसे ही निकालना है। कई बार अप्रॉक्स बिल्कुल सेम आ जाती है 320, नहीं आती तो सिर्फ कई बार 321, कई बार 390, मतलब थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज्यादा, अप्रॉक्स उसके क्लोजर बिल्कुल क्लोजर आएगी थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी, ध्यान रखिएगा। अगर बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है इसका मतलब आपका कैलकुलेशन मिस्टेक है, इस कैलकुलेशन को एक बार आप चेक करना। हो सकता है कई बार बिल्कुल सेम आ जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके आसपास आती है, दैट इज द थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी। स्टूडेंट इसके बेसिस पे पहला क्वेश्चन आप जरूर सॉल्व करना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका होमवर्क है, इसको जरूर कैलकुलेट करना क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पॉइजन में अक्सर पूछे गए हैं। ठीक है जी, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड में ये बोला गया है कि आपको एक जॉइंट बनाने में 500 डिफेक्ट होते थे, 25 शोल्डर आपके पास दिए हुए हैं, सोल्डरिंग करनी है 25 ज्वाइंट पे, सिंपल आप ऐसे समझ लो, ठीक है। और 10,000 का कंसाइनमेंट है, तो आपको बताना है ऐसे कितने नंबर 10,000 में से कितने ऐसे ज्वाइंट होंगे जिसमें कि डिफेक्ट नहीं होगा, सिंपल सी बात है। तो पहले P इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव कैसे निकालेंगे ये बोल दिया है ना इन्होंने कि 1 ज्वाइंट में 500 डिफेक्ट हो रहा है, तो 1500, सिंपल। अब आपको देखिए फिर से चाहिए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पर भी चाहिए, तो आपको लैम्डा जरूर चाहिए। लैम्डा इज व्हाट, मीन। मीन कैसे निकलेगी, यहाँ पर तो डेटा दिया नहीं है कि आपने x बार xi fi और समेशन xi fi कर लिया, यहाँ डेटा ऐसा तो है नहीं, तो अब आपको क्या करना होगा, p निकल गया, तो आपको याद होगा लैम्डा मीन है, तो बाइनोमियल ही पॉइजन क्या है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का लिमिटिंग केस है, तो लैम्डा इक्वल्स टू np भी होता है, मैंने पहले बताया हुआ है। तो लैम्डा इक्वल्स टू np लिखने के लिए n की वैल्यू 25, आप देख सकते हैं 25 शोल्डर्स ज्वाइंट्स यहाँ पे दिया गया, तो 25 हो गया, और ये p की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो आपको 0.05, दिस इज द लैम्डा। अब कितना कंसाइनमेंट में कितने कंसाइनमेंट है, मतलब एक पर्टिकुलर कंसाइनमेंट कितने डेटा का है, 10,000 शोल्डर, मैंने यहाँ गलत लिखा है, दिस इज रॉन्ग, 10,000, ठीक है। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग नो डिफेक्ट, अब जीरो डिफेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी तो r इक्वल्स टू व्हाट, 0, बस r इक्वल्स टू 0 रख दीजिए। फॉर्मूले में बच्चों ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है e पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा टू दी पावर r अपॉन फैक्टोरियल r। लैम्डा की वैल्यू आपकी 0.05 है, तो 0.05 माइनस लगाना होता है फॉर्मूले में, इसलिए लिख दिया। और लैम्डा की पावर r की वैल्यू 0, क्यों, क्योंकि नो डिफेक्ट में r की वैल्यू 0 लेना है, ये 0 डिफेक्ट। अब 0 का फैक्टोरियल 1, सॉल्व करेंगे 0.9512, तो इतनी प्रोबेबिलिटी है कि वो डिफेक्ट वाला निकलेगा, ठीक है। नो डिफेक्ट यानी 0 डिफेक्ट वाले ज्वाइंट्स इतनी प्रोबेबिलिटी चांस है, तो कितने में से, 10,000 में से, तो सीधे 10,000 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 9,512
ज्वाइंट्स ऐसे होंगे पूरे 10,000 ज्वाइंट्स में से जिनमें एक भी डिफेक्ट नहीं मिलेगा। दिस इज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। प्लीज आप लोग ऐसे क्वेश्चन और भी अगर कहीं मिले तो सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की, और एक दो क्वेश्चन आपको उसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, और एक दो क्वेश्चन आपको पॉइजन के उसमें जरूर बताऊंगा। ये थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन बच्चों जरूर सॉल्व करना। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में विल टॉक अबाउट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।